लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करते हुए 1 महीना हो चला था, मगर वो समझ सकता था कि ये कोई ऐसा काम नहीं है जिससे उसे खुशी मिल सके। व्यापारी सारा दिन काउंटर के पीछे कुछ न कुछ बुदबुदाता ही रहता था। जरा देख कर और जरा संभल कर, कुछ तोड़ मत देना। मगर लड़के ने वो नौकरी नहीं छोड़ी। वो व्यापारी भले ही कुड़कुड़ाता रहता हो, मगर उसके साथ वो हमेशा निष्कपट व्यवहार ही करता था। जो भी क्रिस्टल बेचता था उसके लिए लड़के को अच्छा कमीशन भी देता था। यही वजह थी लड़के ने कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे। उस दिन वो हिसाब लगा रहा था। अगर वो इसी तरह काम करता रहा तो भेड़ें खरीद सकने के लिए उसे पूरा 1 साल लग जाएगा। मैं क्रिस्टलों के लिए एक शोकेस बनाना चाहता हूं, लड़के ने व्यापारी से कहा। हम उसे दुकान के बाहर सजाएंगे और उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो पहाड़ी के नीचे से ही गुजर जाते हैं। व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने तो कभी पहले ऐसा नहीं किया। लोग गुजरेंगे, उससे टकराएंगे और क्रिस्टल तोड़ देंगे। मैं जब अपनी भेड़ों को लेकर चरागाहों से गुजरता था तो इस बात का खतरा हमेशा बना रहता था कि कहीं सांप ने काट लिया तो कुछ भेड़ें मर भी सकती थी। मगर भेड़ों और गडरिये के जीवन में तो ऐसा होता ही रहता है। व्यापारी एक ग्राहक की ओर मुड़ गया जो क्रिस्टल के 3 गिलास खरीदना चाहता था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा क्रिस्टल बेच रहा था, मानो वे पुराने दिन वापस लौट आए हों जब ये गली पूरे टेंजियार का मुख्य आकर्षण थी। दुकानदारी पहले से बहुत बढ़ गई है। ग्राहक के चले जाने के बाद व्यापारी ने लड़के से कहा, मेरा काम भी अच्छा चल निकला है। बहुत जल्द तुम भी अपनी भेड़ों के पास पहुंच सकोगे। जिंदगी में और क्या चाहिए। पर शगुनों के प्रति भी हमारी जवाबदेही होती है। बिना कुछ सोचे समझे ही लड़के के मुंह से निकल गया। ऐसा कहने पर उसे शोक भी हुआ, क्योंकि ये व्यापारी तो उस बादशाह से कभी मिला ही नहीं था। इसे सौभाग्य का सिद्धांत कहते हैं। शुरुआती पहल की तकदीर। जिंदगी हर कोशिश करती है कि तुम अपनी नियति को हासिल कर सको। बूढ़े बादशाह ने यही कहा था, मगर व्यापारी समझ गया जो लड़के ने कहा था। लड़के का महज दुकान में रहना ही एक अच्छा शगुन था। जो जो दिन गुजर रहे थे उसकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही थी। लड़के को नौकरी पर रख लेने का उसे कोई मलाल भी नहीं था। लड़के को उसकी योग्यता से ज्यादा पैसे मिल रहे थे। चूंकि शुरू में जब बिक्री ज्यादा नहीं थी तो व्यापारी ने बिक्री बढ़ाने के लिए उसे ज्यादा कमीशन देने की बात मान ली। उसे यकीन था कि जल्दी ही वो वहां से चला जाएगा अपनी भेड़ों के पास। अच्छा, तुम पिरामिडों में क्यों जाना चाहते थे? शोकेस की बात टालने के लिए व्यापारी ने लड़के से सवाल किया। क्योंकि हमेशा से मैं उनके बारे में सुनता आया हूं, लड़के ने जवाब दिया। वो अपने सपनों की बात एकदम छुपा गया। खजाने की बात तो अब एक दुखद स्मृति मात्र थी। वो उसके बारे में सोचने से भी कतराता था। मेरी जानकारी में तो यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल पिरामिड देखने के लिए इतना बड़ा रेगिस्तान पार करना चाहता हो, व्यापारी ने लड़के से कहा। वे तो बस पत्थरों के ढेर हैं। तुम चाहो तो वैसे टीले अपने घर के पीछे बनवा सकते हो। आपने कभी सफर का कोई सपना नहीं देखा? लड़के ने पूछा। तब तक व्यापारी अपने ग्राहक की ओर मुड़ चुका था। 2 दिन के बाद व्यापारी ने क्रिस्टलों के प्रदर्शन की बात छेड़ते हुए लड़के से कहा, वैसे मुझे बदलाव पसंद नहीं है, और फिर मैं और तुम उस दौलतमंद व्यापारी हसन की तरह भी नहीं है जो खरीद में की गई गलतियों का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। मगर हम दोनों को तो अपनी गलतियों का नुकसान भुगतना पड़ेगा। बात तो सही है। लड़के का मन उदास हो गया। अच्छा, तो तुम्हें क्यों लगा कि हमारे पास क्रिस्टलों के लिए शोकेस होना चाहिए? मैं अपनी भेड़ों के पास जल्द से जल्द लौटना चाहता हूँ। जब भाग्य हमारा साथ दे रहा हो तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें भी उसकी उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी वो हमारी कर रहा है। यही सौभाग्य का सिद्धांत है जिसे लोग पहल करने वालों की तकदीर पुकारते हैं। व्यापारी कुछ देर तक खामोश रहा और फिर बोला, पैगंबर ने हमें कुरान शरीफ से नवाजा है और जिंदगी में 5 फर्ज निभाने का हुक्म दिया है। सबसे अहम है एक सच्चे अकेले अल्लाह पर यकीन करना। दूसरे फर्ज हैं
5 वक्त की नमाज, रमजान के महीने में रोजे रखना और गरीबों की मदद करना। पैगंबर की बातें करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो चुप हो गया। वह मजहबी आदमी था। उतावला होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी मुस्लिम शरीयत के अनुसार जीना चाहता था। 5वां फर्ज कौन सा है? लड़के ने पूछा। 2 दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने कभी यात्रा का सपना नहीं देखा। व्यापारी बोला, 5वां फर्ज है हर मुसलमान के लिए हज पर जाना, जिंदगी में कम से कम एक बार पवित्र मक्का शहर का सफर करना। मक्का पिरामिडों से भी बहुत आगे है। जब मैं छोटा था तो बस मैं केवल यही चाहता था कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मैं एक दुकान खोल सकूं। मैं सोचा करता था कि एक दिन जब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा तो मक्का जाऊंगा। मैं धन कमाने भी लगा, पर कभी किसी पर इतना भरोसा न कर पाया कि दुकान उसके हवाले छोड़कर यात्रा पर निकल सकूं। तुम्हें तो मालूम है क्रिस्टल बड़ी नाजुक चीज है। उस समय भी बहुत से लोग मेरी ही दुकान के सामने से गुजरते हुए मक्का के सफर पर निकलते थे। उनमें से कुछ बहुत अमीर होते थे, नौकरों के साथ ऊंटों पर सवार कारवां बनाकर यात्रा करते थे, मगर ज्यादातर लोग बहुत गरीब होते थे, मुझसे भी कहीं ज्यादा गरीब। जो भी वहां पर गए वे बहुत खुशी मनाते थे कि वे ऐसा कर सके। वे अपने दरवाजों पर हज यात्रा की निशानियां भी लगाते थे। उनमें से एक मोची था जो जूते गाड़कर अपनी जिंदगी बसर करता था। वो बता रहा था कि पूरे 1 साल रेगिस्तान पार करने में उसे इतनी थकावट नहीं हुई जितने की टेंजियर की गलियों में घूमते हुए चमड़ा खरीदने में। तो आप अब क्यों नहीं कर लेते अपनी मक्का की यात्रा? लड़के ने सवाल किया। असल में मक्का का विचार ही है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। वही है जो मुझे हर रोज की एक रास्ता, शेल्फ पर रखे खामोश क्रिस्टल और उस बेकार कैफे के खाने को झेलने की ताकत देता है। मुझे डर है अगर मेरा सपना सच हो गया तो जीने के लिए मेरे पास बचेगा ही क्या। तुम भी सपना देखते हो अपनी भेड़ों का, पिरामिडों का, मगर तुम्हारी बात दूसरी है क्योंकि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो। मैं तो मक्का केवल सपनों में ही देखना चाहता हूँ। हजारों बार मैंने कल्पना की है कि मैंने वो लंबा रेगिस्तान पार कर लिया है, उस पाक पवित्र पत्थर के चौक में दाखिल हो गया हूँ और उसे छूने से पहले मैंने 7 बार उसकी परिक्रमा की है। मैंने कल्पना में उन लोगों को भी देखा है जो मेरे बगल में हैं, मेरे आगे हैं और जो बातें करते हैं और जो प्रार्थनाएं हमने एक साथ की हैं। मगर मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब निराशा में ना बदल जाए, इसलिए मैं केवल उसके सपने देखता हूँ। और उस दिन व्यापारी ने लड़के को शोकेस बनाने की अनुमति दे दी। हर किसी का सपना एक ही तरह तो सच नहीं होता। 2 महीने और बीत गए। शोकेस की वजह से बहुत से ग्राहक दुकान पर आने लगे। लड़के ने अंदाजा लगाया कि अगर वो 6 महीने और काम कर ले तो वो न केवल स्पेन वापस जा सकता है बल्कि 60 भेड़ें भी खरीद सकता है। 1 साल में उसका रेवड़ बढ़कर दुगना हो जाएगा और तब वो अरबों से भी व्यापार कर सकता है क्योंकि अब वो उनकी अपरिचित भाषा भी बोल सकता है। चौक पर उस सुबह के बाद उसने उरीम और थुमीम पत्थरों का कोई इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि अब मिस्र जाना उसके लिए वैसा ही सपना था जैसे कि क्रिस्टल वाले के लिए मक्का जाना। कुछ भी हो, वो अपने काम से खुश था और हमेशा सोचता था उस दिन के बारे में जब वो एक विजेता की हैसियत से तरीफा की धरती पर कदम रखेगा। तुम्हें हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि तुम चाहते क्या हो, यही कहा था उस बूढ़े बादशाह ने। लड़का जानता था कि उसे क्या करना चाहिए और उसी दिशा में काम कर रहा था। शायद इस अपरिचित धरती पर यही उसका खजाना हो। यहाँ से ठग से मिलना, सब कुछ लुट जाना और फिर बिना फूटी कोड़ी के भेड़ों के रेवड़ को दुगना कर सकने की बात सोचना किसी खजाने को पाने से कम तो नहीं है। उसे अपने पर गर्व हुआ। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं, जैसे क्रिस्टल का व्यापार कैसे किया जाता है, बिना शब्दों की भाषा कैसे बोली जाती है और शकुन क्या होते हैं। एक दोपहर
पहाड़ी की चोटी पर हांफते हुए एक आदमी को कहते हुए उसने सुना था, इतनी ऊंचाई चढ़ने के बाद यहाँ ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां रुककर खुश्क गले को तर किया जा सके, कुछ पिया जा सके। लड़का शगुन पहचानने में माहिर हो गया था, तो उसने क्रिस्टल व्यापारी से कहा, क्यों ना हम पहाड़ी पर चढ़कर आने वालों को चाय पिलाने का काम शुरू कर दें? यहाँ बहुत से लोगों की चाय की दुकानें हैं, व्यापारी ने जवाब दिया, मगर हम तो उन्हें चाय क्रिस्टल के गिलासों में बेचेंगे। लोगों को उनमें चाय पीने का ज्यादा मजा आएगा और वे हमारे क्रिस्टल गिलास भी खरीदेंगे। खूबसूरती सभी को लुभाती है। व्यापारी ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा, मगर दोपहर की नमाज पढ़ने और दुकान बंद करने के बाद उसने लड़के को बुलाकर अपने पास बैठाया और पहली बार अपने साथ हुक्का पीने को कहा। तुम चाहते क्या हो? व्यापारी ने पूछा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मुझे अपनी भेड़ें वापस खरीदनी है और उसके लिए मुझे पैसे जुटाने हैं। मेरे पास ये दुकान 30 सालों से है। मुझे अच्छे और बुरे क्रिस्टल की पहचान है और वो सब भी जानता हूं जो क्रिस्टलों के बारे में जानना चाहिए। मुझे मालूम है ग्राहकों की शक्लें और आदतें। अगर हम ग्राहकों को चाय क्रिस्टल में पिलाएंगे तो दुकान का विस्तार होगा और तब मुझे अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? मुझे तो अब इस तरह रहने की आदत पड़ गई है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं सोचा करता था कि मैंने कितने साल यूं ही गवा दिए। मेरे मित्र यहाँ से बाहर चले गए, उनमें से कुछ के दिवाले निकल गए और कुछ दौलत कमाकर माला माल हो गए। यह सब सोचकर मेरा मन उदास हो जाता था, मगर अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि इतना बुरा भी नहीं किया मैंने। अब भी मेरी दुकान उतनी ही बड़ी है जितनी मैं चाहता था। नहीं, मैं कोई बदलाव नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि बदलते हालात से कैसे निपटा जाता है। मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक है। दुकानदार ने चिलम के कोयलों को और सुलगाते हुए गहरा कश लिया। लड़के को समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। फिर इस व्यापारी ने आगे कहा, तुम मेरे लिए सौभाग्य बनकर आए हो। आज मैं उस चीज को अच्छी तरह समझने लगा हूं जिसे मैंने इससे पहले कभी समझने बूझने की कोशिश ही नहीं की। जैसे मिली हुई दुआ को ठुकराओ तो वो लानत बन जाती है। असल में तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं दौलत की तरफ ध्यान दूं और देखूं उन चीजों को जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब जबकि तुम्हारे जरिए मैं उन्हें देख और जान चुका हूं कि कितनी संभावनाएं हैं मेरे इर्द गिर्द, इसलिए अब मुझे पहले से कुछ ज्यादा ही दुख होगा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि क्या पा सकना संभव है मेरे लिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अच्छा हुआ तरीफा में उस बेकरी वाले से मैंने कुछ भी नहीं कहा, लड़के ने अपने मन में सोचा। वो दोनों हुक्का पी रहे थे, सूरज डूब चला था। वे अरबी भाषा में बात कर रहे थे। लड़के को गर्व था कि अब वो अरबी अच्छी तरीके से बोल सकता है। एक वो समय भी था जब वो सोचा करता था कि उसकी भेड़ें दुनिया के बारे में उसे सब कुछ सिखा सकती हैं, मगर क्या वे उसे अरबी भाषा सिखा सकती थी? दुनिया में ऐसी कई और भी चीजें हैं जो भेड़ें नहीं सिखा सकती। वे तो बस खाने पीने की ही फिराक में लगी रहती हैं। हो सकता है उन्होंने मुझे कुछ ना सिखाया हो, लेकिन शायद मैं अपने आप ही उनसे कुछ सीख रहा था। मकतूब, व्यापारी ने कहा। मतलब? इसके मतलब जानने के लिए तुम्हें अरब में पैदा होना पड़ेगा, व्यापारी ने लड़के के सवाल का जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी भाषा में इसका मतलब कुछ ये होगा, नसीब लिखा जा चुका है। चिलम की आग बुझाते हुए उसने लड़के से कहा कि वो चाहे तो क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेच सकता है। कभी कभी दरिया का बहाव रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। आदमी पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक जाते थे, मगर चोटी पर पहुंचकर उन्हें वो क्रिस्टल की दुकान दिखाई देती जहां ताजगी भरी पुदीना चाय मिलती थी। वे क्रिस्टल के बहुत ही सुंदर और खूबसूरत गिलासों में चाय पीते थे। मेरी बीवी ने यह कभी सोचा ही नहीं था, एक ने कहा, और उसने कुछ क्रिस्टल खरीद लिए। उनके यहाँ रात को कुछ मेहमान आने वाले थे और जो इन क्रिस्टल के बर्तनों की खूबसूरती को देखकर प्रभावित होंगे। तो दूसरा बोला, क्रिस्टल के गिलासों में चाय पीने का आनंद एकदम अलग है।
क्रिस्टल चाय की सुगंध को बनाए रखता है। तीसरा व्यक्ति बोला, पूरब में चाय क्रिस्टल में ही देने का रिवाज है, इसमें जादुई शक्तियां हैं। बहुत जल्द ये खबर सब जगह फैल गई। अब लोग उस चाय की दुकान को देखने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वो जानना चाहते थे कि क्रिस्टल जैसे पुराने धंधे में इस दुकान ने ऐसा क्या नया कर दिखाया है। देखा देखी दूसरी दुकानों ने भी चाय क्रिस्टल में देना शुरू कर दिया, मगर उनकी दुकानें पहाड़ी की चोटी पर नहीं थी, इसलिए उनका धंधा मंदा था। अंततः व्यापारी को 2 और नौकर रखने पड़े। उसने क्रिस्टल के साथ बहुत बड़ी मात्रा में चाय का आयात शुरू कर दिया। आदमी और औरतें बड़ी संख्या में उस दुकान पर आने लगे, कुछ नया देखने की प्यास बुझाने के लिए। और इस तरह कई महीने बीत गए।